चलो दोस्तों, आज हम लोग उदारवाद लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने लिबरलिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। जब हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा था तब भी पढ़ रखा था। जब इंडिविजुअल थिंकर जैसे जॉन लॉक हो गए और रूसो जैसे जो थिंकर थे, तो उनके बारे में पढ़ा था। जब हम लोगों ने ग्रीन के बारे में पढ़ा था, तो उदारवाद और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ऐसा कोई ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं होने वाला है, तो इसको जल्दी से समाप्त करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि वही पुरानी चीजें बार बार इसमें रिपीट होंगी। तो सामंतवाद से औद्योगिकीकरण या सामंतवाद से औद्योगिक पूंजीवाद के संक्रमण के दौरान राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ। सरल शब्दों में शुरुआती या शास्त्रीय यानी क्लासिकल विचारधाराएं उदारवाद, रूढ़िवाद और समाजवाद बढ़ते हुए औद्योगिक समाज के कारण विकसित हुई हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था, जिसके कारण जो ये विचारधाराएं हैं ये पैदा हुई। तो अगर लिबरलिज्म की उत्पत्ति का स्रोत देखा जाए तो ये रेनेसां में है। और रेनेसां में मनुष्य के रीजन को सर्वोपरि माना गया, व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी गई, ह्यूमन को अब हर चीज के सेंटर में रखा गया और व्यक्ति के जो राइट्स हैं उनकी बात की गई। आगे चल के हम देखते हैं कि लॉक जैसे थिंकर आते हैं तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं और लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं कि अब राज्य वो निरंकुश राज्य नहीं रह जाएगा जो पहले हुआ करता था। फिर 1960 के दशक के बाद से वैचारिक बहस समृद्ध हुआ, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रकार से अधिक विविध हो गई। कम से कम नारीवाद व हरित राजनीति जैसे तथाकथित नई विचारधाराओं के उदय के परिणाम स्वरूप भी शास्त्रीय विचारधाराओं ने अपने केंद्रीय महत्व को बरकरार रखा है। इसमें से प्रमुख विचारधारा है उदारवाद। तो उदारवाद वास्तव में औद्योगिकीकृत पश्चिमी समाज की विचारधारा है और कभी कभी इसे मेटा आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। क्योंकि इसने अपने अंदर बहुत सारी विचारधाराओं को सम्मिलित कर लिया है, या बहुत सारे जो प्रतिद्वंदी मूल्य हैं या विश्वास है को अपनी जो श्रृंखला है उसमें इसने इंटीग्रेट करने का काम किया। तो इसने प्रतिद्वंदी जो मूल्य हैं, विश्वास है, उनकी एक श्रृंखला को अपनाने में सक्षम रहा है। अब जो जैसे वेलफेयर स्टेट की बात है, तो वेलफेयर स्टेट ये कहीं से कहीं तक लिबरल स्टेट जो हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ते हैं कि बात ये नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको इंटीग्रेट किया गया पॉजिटिव लिबरलिज्म के नाम पर। तो यही बात है कि इसने बहुत सारे प्रतिद्वंदी मूल्यों और विश्वासों को एक श्रृंखला को अपनाने में इसने सच अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाई है। उदारवादी सिद्धांत पिछले 300 वर्षों के दौरान धीरे धीरे विकसित हुआ। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लीवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आजादी या बंधनों का अभाव। तो लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अर्थात उदारवाद का प्रारंभिक अर्थ नकारात्मक था। तो अगर उदारवाद को देखा जाए तो सबसे पहले ये निगेटिव लिबरलिज्म के रूप में आया, जिसे हम बंधनों का अभाव या लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। 1822 में पहली बार स्पेन में उदारवाद का प्रयोग प्रारंभ किया गया। 1930 तक जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के विग ने स्वयं को लिबरल कहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पहली लिबरल सरकार ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में बनी थी। 1840 के दशक तक इस शब्द यानी लिबरलिज्म को पूरे यूरोप में व्यापक रूप से मान्यता मिल गई। 19वीं सदी तक इसके कई मायनों में उदारवादी सदी कही जा सकती है। फिर जैसे जैसे औद्योगिकीकरण पूरे पश्चिमी देशों में फैला, उदारवादियों ने सरकार के हस्तक्षेप से उद्योगों व बाजार को सरकार से मुक्त कराने की वकालत की कि देयर विल बी मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्री एंड मार्केट। मुख्य विषय था, कोर थीम थी व्यक्ति की प्रधानता। वही बात है कि व्यक्ति के रीजन को महत्व दिया गया, ह्यूमन को सेंटर पर रखा गया। डेविड हिटर ने लिखा है कि उदारवाद का सार स्वतंत्रता। तो उदारवाद में, लिबरलिज्म में जो कोर चीज है वो क्या है? लिबर्टी। उदारवाद के मूल प्रणेता जॉन लॉक को कहा जाता है, तो इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। सी मैकफर्सन ने लॉक को उदारवाद का पिता कहा। यही बात है। उदारवादी विचारधारा पूंजीवादी युग की प्रधान व प्रभुत्वशाली विचारधारा। तो जो उदारवादी विचारधारा को जो काइंड ऑफ एक रिकॉग्निशन मिला, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है या पूंजीवादी युग है उसमें बहुत ज्यादा मिला। क्योंकि इसमें फ्रीडम होती है व्यापार को करने की, फ्रीडम होती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप अपने मन मर्जी से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। लास्की के अनुसार यह यूरोप के उभरते मध्यम वर्ग की विचारधारा है। तो ये बुर्जुआ क्लास की या जो मिडिल क्लास है उसकी विचारधारा ये है। लास्की के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत या चित्त प्रकृति बन चुकी है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि जो उदारवाद है न केवल एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी थी, बल्कि आगे चल के एक वे ऑफ लाइफ बन जाती है। तो यूरोप जैसे देश उदारवाद को एक वे ऑफ लाइफ की तरह देखते हैं, जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं।
मैकफर्सन ने इसे मध्य युग का सबसे विवादास्पद शब्द कहा। उदारवाद को प्रभावित करते हुए मैक गर्वर ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र, दूसरा व्यक्तिवाद है। तो मैकागवर्न ने क्या कहा है? मैकागवर्न ने क्या कहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। तो उदारवाद में न केवल लोकतंत्र है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, बल्कि व्यक्तिवाद को यानी इंडिविजुअल की जो काइंड ऑफ संता है उसको ही महत्व दिया गया है। हिटर के अनुसार संता उदारवाद का सार है। संता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में संता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व व्यवहार है। तो उदारवाद क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम प्लस न्यायिक सुरक्षा, जुडिशियल सिक्योरिटी की बात करता है, और संवैधानिक राज्य यानी एक लिमिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करता है। लुई वेसरमैन के अनुसार उदारवाद को भावनात्मक तथा वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में समर्पित रहा है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, ये इसका सार तत्व रहा है। उदारवादी क्रांति, तो 1688 गौरवपूर्ण क्रांति को प्रथम उदारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति ने लॉक के विचारों को प्रभावित किया था। उदारवादी विचारधारा, तो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत नागरिकों के सोचने की प्रकृति और समाज के हित में किए गए प्रयासों के परिणाम को समझाया जाता है। यह एक राजनीतिक दर्शन है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम की समर्थन करती है। इसके कारण उदारवाद को व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। उदारवाद को व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर स्वतंत्रता उदारवादी विचारधारा का प्रमुख, लिबर्टी इज द कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म। यह विचारधारा सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा स्वतंत्रता का संगठन करने में आसानी होती है। यह नागरिकों के जीवन पद्धति में स्वतंत्रता का प्रतीक है। उदारवाद में लोकतंत्र और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों का मिश्रण देखा जाता है। तो उदारवाद में फिर से वही बात कि लोकतंत्र एंड डेमोक्रेसी और व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअल फ्रीडम की इसमें बात की जाती है। उदारवाद एक बौद्धिक आंदोलन है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में उभर कर सामने आया, जो नई परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना करने हेतु नए विचारों को जन्म देता है। उदारवाद एक बौद्धिक आंदोलन है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व विशेषताएं शामिल है। तो इसमें माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ह्यूमन इज अ रेशनल क्रीचर या नेशनल एनिमल। मनुष्य के पास रीजन है, अपने रीजन का उपयोग वो कर सकता है। चूंकि मनुष्य के पास रीजन है इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के हित व स्वार्थ और समाज हित की सिद्धि में कोई बुनियादी टकराव नहीं। तो अगर एक व्यक्ति का हित फुलफिल हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही समाज का हित भी है। ऐसा नहीं है कि समाज का हित और व्यक्ति का हित अलग अलग दो चीजें हैं, नहीं, दोनों एक ही चीज है। फिर ये प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, नेचुरल राइट्स की बात करता है। संवैधानिक सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, तो हमने लॉक में देखा था कि वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। फिर लेसर फेयर यानी कि आप इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी है उस पर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, अबाध रूप से आप इकोनॉमी को लेट द डिमांड एंड सप्लाई, लेट द मार्केट फोर्स डिसाइड द इकोनॉमी, मार्केट फोर्स के हवाले इकोनॉमी को आप छोड़ दीजिए। फिर अवसर की समानता इसमें दी जाती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। चयन स्वतंत्रता रहती है, अनुबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसी कारण इसे काइंड ऑफ जो पूंजीवाद है उसकी मेन विचारधारा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। बाजार समाज व्यवस्था का उपयुक्त रूप है। फिर राज्य मानव निर्मित कृत्रिम संस्थान है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसको मानव द्वारा बनाया गया था। ये समझौतावादी भी ऐसा मानते हैं। तो राज्य कोई प्राकृतिक इंस्टीट्यूशन नहीं है जैसा कि ग्रीक थिंकर मानते हैं, ये एक मानव निर्मित कृत्रिम संस्थान है। फिर राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी एक राज्य एक नेसेसरी इविल है। राज्य प्रहरी, राज्य व पुलिस राज्य का समर्थन किया गया। तो पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की। और जो नाइट वॉचमैन स्टेट है उसका क्या काम है? केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है ये उदारवाद को ज्यादा भाती है, या पूंजीवादी व्यवस्था को उदारवाद ज्यादा भाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो की आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, तो पहला है व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म। तो यह उदारवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है, कोर प्रिंसिपल है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का रीजन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। क्या कहता है? जो मनुष्य है एक टेबुलर आसा है,
लॉ क्या कहता है कि एक टेबुलर रासा है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र होने देना चाहिए। क्योंकि उसके पास रीजन है, इसलिए वो स्वविवेक से काम करके अपने हितों को पहचान के जीवन अपना आगे बढ़ाएगा। यह किसी भी सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय के विपरीत मानव के सर्वोच्च महत्व को दर्शाता है। तो ह्यूमन को सेंटर पर लाया गया है। पहले राजा सेंटर पर हुआ करता था। उदारवाद का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसके भीतर व्यक्ति फल फूल सके और विकसित हो सके। उदारवाद नियमों का एक ऐसा समूह निर्धारित करता है जो व्यक्तियों को अपने स्वयं के नैतिक निर्णय लेने की अनुमति देता है। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी व वैज्ञानिक व्यक्तिवादी है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ये व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअलिस्ट है। इसे साइंटिफिक इंडिविजुअलिस्टिक भी कहा जाता है, साइंटिफिक इंडिविजुअलिस्टिक भी कहा जाता है, जो सामाजिक डार्विनवाद का समर्थन करता है। तो डार्विनिज्म क्या है? डार्विनवाद क्या है कि फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है। तो इसी प्रकार समाज में वही लोग सर्वाइव करेंगे जो फिटेस्ट होंगे। वही जेएस मिल संयत व्यक्तिवादी है, ये संयत व्यक्तिवादी। फ्रीडम तो व्यक्ति स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम उदारवाद का कोर वैल्यू है। तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ये उदारवाद की कोर वैल्यू है। इसे समानता, न्याय व अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो हमने लॉक को पढ़ा था, सॉरी रॉल्स को पढ़ा था, तो उसने कहा था, क्या कहा था कि मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। तो इसको लिबर्टी को उसने फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया था। दूसरे में उसने 2B में क्या दिया था आपको, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की थी, और 2A में डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करता है वो। तो इसे याद रखिएगा। इसे समानता, न्याय व अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है। या स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में एक विश्वास है जो यह सुनिश्चित करने की इच्छा से उत्पन्न होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा वह चाहता है या चुनता है वैसा ही कार्य करने में सक्षम है। उदारवादी कानून के तहत स्वतंत्रता, फ्रीडम अंडर लॉ की वकालत करते हैं। तो लॉ कहता है भी कि नो लॉ नो लिबर्टी। अगर लॉ ही नहीं है तो लिबर्टी कहाँ से होगी? तो अगर अराजकता है, दंगे हो रहे हैं, तो आपको लिबर्टी कहाँ से मिल पाएगी? यही बात। क्योंकि वे मानते हैं कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकती है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो आप तो चाहें तो किसी को भी मार सकते हैं, तो दूसरे की स्वतंत्रता को खतरा हो जाएगा। तो फिर स्वतंत्रता आप एंजॉय कैसे कर पाएंगे? दूसरों के लिए खतरे का लाइसेंस बन जाती है ये। इसलिए उदारवादी इस आदर्श का समर्थन करते हैं कि व्यक्तियों को सभी के लिए समान स्वतंत्रता के अनुरूप अधिकतम संभव स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। तो वही बात है कि जहां तक आपकी नाक नहीं आती है वहां तक मेरी स्वतंत्रता है, जहां से आपकी नाक स्टार्ट हो जाती है वहां से मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव की विवेकशीलता पर बल, तो ये मानव की विवेकशीलता पर बल देते हैं। उदारवादियों का मानना है कि दुनिया की एक तर्क संगत संरचना है, रैशनल स्ट्रक्चर है, और इसे मानव तर्क के प्रयोग व जांच के माध्यम से समझा जा सकता है। यह उदारवादियों को रक्तपात व युद्ध की बजाय बहस व तर्क के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने के लिए प्रेरित करती है, और मनुष्यों की क्षमता में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि एक व्यक्ति के अंदर रीजन है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, कोई उसको समझाए नहीं। व्यक्ति को अपने हित और अनहित के बारे में पता है, राज्य उसको मत बताए। इक्वलिटी, तो ये व्यक्तिवाद का तात्पर्य मूलभूत समानता है, यानी फाउंडेशनल इक्वलिटी में ये विश्वास रखते हैं। व्यक्तिवाद ये फाउंडेशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, अर्थात नैतिक मूल्य के संदर्भ में इनका मानना है कि जो सभी व्यक्ति हैं वो समान पैदा होते हैं, सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं। उदारवाद समान अधिकारों व हकों के लिए एक उदार प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। उदारवाद विशेष रूप से कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी की बात करता है। कानून के समक्ष आप समान है, यानी कि चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप रिक्शे चलाने वाले हो, कानून के समक्ष आप दोनों बराबर हैं। अगर आपने कोई पाप किया है या कोई जुर्म किया है तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। और राजनीतिक समानता की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप इंश्योर करें, समान रूप से आप एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के कॉन्सेप्ट पर ये विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति होगा, चाहे वो अडानी हो या रिक्शे वाला हो, उसका एक वोट होगा और उसका एक ही मोल होगा। फिर उदारवादी सामाजिक समानता या परिणाम की समानता का समर्थन नहीं करते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की ये बात नहीं करते हैं। ये बात कौन करते हैं? ये मार्क्सवादी करते हैं। इसके स्थान पर उदारवादी अवसर की समानता का समर्थन करते हैं, जो सभी व्यक्तियों को अपनी असमान क्षमता का एहसास करने का समान अवसर देता है। इसलिए उदारवादी मेरिटोक्रेसी के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, योग्यता, प्रतिभा व कड़ी मेहनत के साथ ये काम करते हैं। तो लॉ क्या कहता है कि आप अपनी श्रम लगा के कितना भी धन इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है तो वही डिस्ट्रीब्यूशन का एक मात्र होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा फिर आगे चल के हम जब लिबरल पढ़ेंगे तो हैक और
फ्रीडमैन जैसे थिंकर ऐसा बोलते हैं। मेरिटोक्रेसी अर्थात प्रतिभाशाली द्वारा शासन। इस सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार व पदों को क्षमता के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस हिसाब से पद और सम्मान दिए जाने चाहिए। सहनशीलता, टॉलरेशन, तो ये टॉलरेशन पर विश्वास करते हैं। तो उदारवादियों का मानना है कि सहनशीलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और सामाजिक संवर्धन का एक साधन है। उदारवादियों का मानना है कि बहुलवाद प्लूरलिज्म नैतिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विविधता के रूप में सकारात्मक रूप से अच्छा है। तो यही बात है कि वॉल्टेयर क्या कहता है कि आई मे बी डिसएग्री विथ योर ओपिनियन, मैं आपके विचार से डिसएग्री हो सकता हूँ, लेकिन आई विल फाइट टिल लास्ट माई ब्रेथ टू योर फ्रीडम टू से दैट समथिंग इज गुड और बैड। तो मैं अपनी मृत्यु तक ये आपके राइट, आपके बोलने की जो स्वतंत्रता है उसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। फिर ये कंसेंट की बात करते हैं। सहमति लोकतंत्र का केंद्रीय गुण है। उदारवादी लोकतंत्र में अधिकार व सामाजिक संबंध हमेशा सहमति और इच्छा पर आधारित होने चाहिए। इसलिए सरकार को शासित की सहमति, कंसेंट ऑफ द गवर्न, वही बात है जो लॉक करता है, कंसेंट ऑफ द गवर्न के आधार पर काम करना चाहिए। सहमति एक ऐसा सिद्धांत है जो उदारवादियों का प्रतिनिधित्व व लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप समर्थन कैसे लेंगे? जब आप लोकतंत्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे, यही बात है ना। जैसे रूप से उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सहमति के अर्थ में अधिकार नीचे से यानी फ्रॉम बिलो होता है, हमेशा वैधता पर आधारित होता है। ये नागरिक अपनी समझ बढ़ाते हैं, अपनी संवेदनशीलता को मजबूत करते हैं। विकासात्मक लोकतंत्र एंड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का यह रूप लोकतंत्र में प्राथमिक रूप से एक प्रकार का शैक्षणिक अनुभव है कि आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल वोटर बने हुए हैं, वोट मशीन बने हुए हैं, आपको अपना सर्वांगीण विकास करने के मौके भी मिल रहे हैं। आम सहमति एक ऐसा व्यापक समझौता है जो जबरन या विस्तारवादी मामलों से असहमत होने की अनुमति देता है कि आपने CAA से आप असहमत भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसका सपोर्ट ही करना है, ये बात भी है। लोकतंत्र के संतुलन अथवा लोकतांत्रिक संतुलन यानी इक्विलिब्रियम डेमोक्रेसी प्रतिस्पर्धी समूहों को राजनीतिक व्यवस्था में बांटता है, इसलिए यह राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता है। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो उदारवादी सीमित सरकार में विश्वास करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की ये बात करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट की जो सरकार है वो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या अपने आप को सीमित रखे। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में व्यक्ति के इंडिविजुअल स्फीयर में घुसना स्टार्ट कर दे। सीमित सरकार का यह लक्ष्य सरकारी शक्ति के विखंडन फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो वही सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है कि अगर शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तब तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्ति आ जाएगी, लेकिन अगर शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो एक व्यक्ति के पास पावर नहीं रहेगी और एक संतुलन बना रहेगा। सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस और संतुलन के द्वारा एक संहिताबद्ध व लिखित कोडिफाइड एंड रिटन संविधान की स्थापना की जाती है, जिसमें अधिकारों के बिल को शामिल किया जाता है जो राज्य व व्यक्ति के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। अब जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार लोकतंत्र, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोकप्रिय शासन में लोकतांत्रिक विश्वास के साथ सीमित सरकार को उदार प्रतिबद्धता के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो याद रखिएगा, एक राजनीतिक व्यवस्था होगी इसमें लोकप्रिय शासन होगा यानी जनता का शासन होगा, लोकतांत्रिक विश्वास के साथ लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उन पर विश्वास किया जाएगा, बिलीव किया जाएगा, और एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। ये बात है। तो 3-4 चीजें इसमें याद रखिएगा। प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार तो भारत में है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक संविधान होता है, भारत का एक संविधान है, और निजी उद्यम अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र व्यापार संघ, प्रेस, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसी को इंगित करते हैं। स्पेनिश सामाजिक विचारक आर्टेगा वाइगेसेट ने द रिवोल्ट ऑफ मासेस 1930 में चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के आगमन से सभ्य समाज को उखाड़ फेंका। तो बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के आगमन ने सभ्य समाज को उखाड़ फेंका है और नैतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे सत्ताधारी जनता से अपील करके सत्ता में आते हैं। तो जब अब लोकतांत्रिकरण हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि मेजोरिटी, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, आगे चल के डी टॉकविले को पढ़ेंगे तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर मतलब बहुत ज्यादा लोकतंत्र भी खतरे से खाली होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सबको बोलने का मौका दे रहे हैं ना तो फिर रखस क्रिएट हो जाएगा, एक अव्यवस्था फैल जाएगी, तो वो भी नहीं करना है। तो बड़े पैमाने पर लोकतंत्र ने क्या किया? हर समाज को उखाड़ फेंका। आप का मन जो होता है वही आप बोल देते हैं, जो मन होता है आपका वही बोल देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। फिर लॉक ने स्वच्छात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत विकसित करते हुए कहा है कि मतदान के अधिकार को समुचित रूप से बढ़ाया जाए। बेंथम व जेसमिल ने लोकतंत्र की धारणा को सार्वभौमिक अधिकार के मामले में व्यक्ति के लिए सुरक्षा के रूप में विकसित किया।
अमेरिका की क्रांति का नारा है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे अपनी पार्लियामेंट में तो हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे, अमेरिका ऐसा बोल रहे थे। उदार लोकतंत्र के मुख्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला है तो संरचनात्मक यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ये लॉक और बेंथम से रिलेटेड है, ये हम पढ़ चुके हैं जब डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे। दूसरा है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, ये जेएस मिल का है। और साम्यावस्थावादी या साम्यावस्थावादी या संतुलनकारी लोकतंत्र यानी इक्विलिब्रियम डेमोक्रेसी, ये शुम्पीटर, डहल और एंथनी डाउन्स का है। तो हम दोस्तों उदारवाद के 3 पक्ष देखेंगे। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक पक्ष। तो सामाजिक जीवन में ये अंतःकरण व आस्था की स्वतंत्रता की बात करता है। आपके पास जो धार्मिक विचार हो वो आप अपना सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं या मन में आप अपने कुछ भी विचार ला सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता व सब धर्म संभाव की बात ये करता है। धार्मिक रूढ़ियों के मुक्ति का समर्थन करता है। तो ये अगर सामाजिक रूप से देखा जाए सती प्रथा जैसे जो नियम है उनको ये विरोध करेगा। और सामाजिक समता की ये बात करता है, सोशल हार्मनी की बात करता है। आर्थिक जो पक्ष है उसमें ये खुले बाजार की बात करता है, ओपन मार्केट की बात करता है, पूर्ण प्रतियोगिता हो, फ्री कंपटीशन हो, फिर मुक्त व्यापार हो, खुला व्यापार हो, ओपन ट्रेड होना चाहिए, हस्तक्षेप हो, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फिर पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, इसके साथ ही साथ मनुष्य की विवेकशीलता पर बल दिया जाता है। तो बिलीव इन रैशनैलिटी ऑफ मैन, मनुष्य की विवेकशीलता पर बल देते हैं। राजनीतिक पक्ष में ये प्रजातंत्र व प्रतिनिध्यात्मक शासन यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। फिर सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेंगे ये। उसके साथ ही साथ राज्य एक आवश्यक बुराई है जो होना तो नहीं चाहिए लेकिन अब है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बात ये उदारवाद। तो इसका आरंभ जॉन लॉक से हम देख सकते हैं जहां पर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कृत्रिम राज्य, एक आर्टिफिशियल राज्य की स्थापना की थी। सीमित सरकार होगी, गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह काम करेगी और अगर लोगों को लगता है कि जो शासन है या सरकार है लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो उसको हटा भी दिया जा सकता है। राइट टू रिवोल्ट की बात ये करते हैं। न्यूनतम शासन होगा, मिनिमल गवर्नेंस होगा और इसके साथ ही साथ नकारात्मक राज्य यानी निगेटिव स्टेट होगा, यानी कि ये हमारी जो फ्रीडम है उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज करेगा, केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। दूसरा परिवर्तन जेएस मिल व बेंथम ने किया है, ये उपयोगिता आधारित है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है कि आप लिमिटेड गवर्नमेंट वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी जो पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी आप एक्ट लाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मिल रही है कि नहीं मिल रही, और ये सकारात्मक राज्य होगा, ये पॉजिटिव स्टेट होगा, काइंड ऑफ ये थोड़ा बहुत वेलफेयर के काम भी करेगा। फिर तीसरा परिवर्तन जॉन रॉल्स ने किया है, तो ये उदारवाद का आधार उपयोगितावाद के स्थान पर उचितता के रूप में, न्याय जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में ये बात करते हैं कि अब राज्य जस्टिस एज फेयरनेस को कोर कॉन्सेप्ट मान के काम करेगा। उदारवाद की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, इसके बाद यह फ्रांस व अमेरिका में पहुंचा तथा आज पूरी दुनिया में नव उदारवाद ने जकड़ लिया है। तो उदारवादी जो विचारधारा है निजीकरण का समर्थन करती है, यानी वे एलपीजी मॉडल की बात करती है। निजीकरण ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। भाई 19वीं शताब्दी में बेंथम ने सबसे पहले उदारवादी चिंतन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। बेंथम ने अधिकारों की अपेक्षा उपयोगितावाद को उदारवाद का आधार माना कि नेचुरल राइट्स नहीं बल्कि उपयोगिता उदारवाद का आधार होना चाहिए। किसी भी एक्ट की कितनी ज़्यादा यूटिलिटी है या कितनी ज़्यादा ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि अधिकार। बेंथम के अनुसार राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक इसकी उपयोगिता है। तो स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज इट सर्व्स, तो क्योंकि स्टेट हमारी हमें सर्विस देता है इसलिए एग्जिस्ट करता है, इसकी एक यूटिलिटी है इसलिए एग्जिस्ट करता है। बेंथम के अनुसार अधिकार प्राकृतिक नहीं कानूनी होते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य का जन्म प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं हुआ है, अभी तो समाज की उपयोगिता के लिए हुआ। समाज की जो यूटिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए राज्य का उदय हुआ। जो संस्था जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी समाज को उसको उतना ही ज़्यादा स्वीकार करेगा। जो संस्था जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी, अगर न्यायपालिका बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी तो समाज उसको और ज़्यादा उपयोगी स्वीकार करेगा। ऐसे संसद के बारे में जो भी संस्थान जितना ज़्यादा उपयोगी होगा उसे उतना ज़्यादा स्वीकार किया जाएगा। बेंथम उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देना ही राज्य का उद्देश्य है। बेंथम के इस सिद्धांत के आधार पर ही बहुमत के शासन का जन्म हुआ कि अब मेजोरिटी को शासन में लाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दिया जाएगा।
यह कह सकते हैं कि उपभोक्तावाद ने उदारवादी राज्य को न्यूनतम या नकारात्मक से सकारात्मक राज्य में परिवर्तित कर दिया। कि अब राज्य पॉजिटिव काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा जिससे कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं उनको उनके सुख में वृद्धि हो। उपभोक्तावाद के बाद उदारवाद में तीसरा बड़ा परिवर्तन जॉन रॉल्स के द्वारा लाया गया। रॉल्स ने उपभोक्तावादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए उपभोक्तावाद के स्थान पर न्याय को उदारवादी राज्य का आधार माना। तो अब यूटिलिटी नहीं बल्कि अब जस्टिस उदारवादी जो राज्य है या लिबरल जो स्टेट है उसका कोर पॉइंट हो गया। उदारवादी राज्य एक न्यूनतम राज्य है यानी एक मिनिमल स्टेट है। व्यवहारिक रूप में ये मूलतः कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करने के लिए अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में रॉबर्ट नॉजिक व डेविड गोथियार स्वयं को जॉन लॉक के सही उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। डेविड गोथियार, क्योंकि ये भी न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने तो यहाँ तक कहा है कि इतिहास का अंत हो गया है और अंतिम व्यक्ति उदारवादी व्यक्ति है। तो देयर इज अ एंड ऑफ हिस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और जो लास्ट मैन बचा है वो कौन सा है? वो उदारवादी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि 1991 में जिस प्रकार से सार का पतन हुआ तो साम्यवादी जो विचारधारा है उसका कहीं ना कहीं उसकी जो रिलेवेंस है समाप्त हो गया है। इसलिए जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसने अपनी हिस्टोरिकल जो बैटल है उसको जीत ली है और अपनी हिस्टोरिकल उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। लेकिन 9/11 की घटना से अमेरिका हिल गया। इससे यह स्पष्ट है कि सारी दुनिया अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करती। वर्ष 2008 आते आते उदारवाद के पतन की चर्चा भी जोरों शोरों से होने लगी। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2008 में, तो ये एक कैपिटलिस्ट जो स्टेट है उसकी काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी हार थी। तो अब यही बात है कि जो लिबरलिज्म है वो एकमात्र विचारधारा नहीं है और बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो इतिहास का अंत अभी नहीं हुआ, अभी देखो तो जाओ क्या क्या होता है। वर्तमान में तो जो मोस्ट लिबरल कंट्रीज थी यूएसए और यूरोप, वहां भी अब प्रोटेक्शनिज्म जैसी पॉलिसियां लाई जा रही हैं। ये क्या है? ये आप जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको समाप्त करने का काम ही तो कर रहे हो। एडवर्ड लुइस क्या कहते हैं? द रिट्रीट ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म, ये 2018 में इनकी पुस्तक आती है, द रिट्रीट ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म। मार्क लीला, द वंस एंड फ्यूचर लिबरल आफ्टर आइडेंटिकल पॉलिटिकल, 2017 में बुक आती है। दोनों ने उदारवाद के पतन की विस्तार से चर्चा की है। अब उदारवाद के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला था क्लासिकल लिबरलिज्म या परंपरागत अथवा नकारात्मक उदारवाद, नेगेटिव लिबरलिज्म, ये लॉक वाला है। फिर आधुनिक अथवा सकारात्मक उदारवाद, तो इसे हम टी.एच. ग्रीन जैसे थिंकर से रिलेट कर सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद। फिर जो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है उसमें नव उदारवाद है, न्यू लिबरलिज्म है, इसे इच्छा स्वतंत्रवादी भी कह सकते हैं। ये इसमें है एक नॉजिक जैसे थिंकर आते हैं। तो अब नेक्स्ट है समतावाद अथवा उदार समतावाद, ये बेसिकली वही लिबरल इगैलिटेरियनिज्म है, रॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हम डॉर्किन को भी रिलेट कर सकते हैं। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म अथवा नकारात्मक उदारवाद, तो इसमें जो प्रमुख उदारवादी क्लासिकल उदारवादी हैं उनमें जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जे.एस. मिल है, थॉमस पेन है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकोविले है, मेडिसन है, जेफरसन है, हैमिल्टन है। इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस जैसे अर्थशास्त्री भी महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रीय उदारवाद का केंद्रीय विषय क्या है? सेंटर थीम क्या है इसकी? व्यक्तिवाद की चरम के रूप में प्रतिबद्धता, यानी ये इंडिविजुअल को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इंडिविजुअल और उसके हित को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य को अहंकारी यानी इगोइस्टिक और सेल्फ सीकिंग और काफी हद तक आत्मनिर्भर प्राणियों के रूप में देखा गया कि मनुष्य सेल्फ इंटरेस्टेड होता है और वो इगोइस्टिक भी होता है। श्री मैकफर्सन ने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म यानी स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के बारे में बताते हुए कहा है कि इसमें स्वयं को व्यक्तियों और क्षमताओं के मालिक के रूप में देखा जाता है। तो क्या कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं का मालिक होता है, व्यक्ति स्वयं अपना मालिक होता है और अपनी क्षमता या योग्यता का उपयोग करके वो कितनी भी धन या संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। हॉब्स और लॉक जैसे थिंकर ऐसा बोलते हैं, जो समाज व अन्य व्यक्तियों को कुछ नहीं समझता है। तो ये सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, स्वत्वमूलक होता है, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से कुछ भी कर सकता है और समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकता या समाज को कुछ नहीं समझता। समाज का यह अनुवादित दृष्टिकोण नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात गैर हस्तक्षेप या व्यक्ति पर बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति में विश्वास करता है कि आप व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन मत डालिए। थॉमस पेन के शब्दों में राज्य एक आवश्यक बुराई,
द स्टेट इज एन नेसेसरी इविल, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। शास्त्रीय उदारवाद का आदर्श है मिनिमल स्टेट, वही नाइट वॉचमैन स्टेट की स्थापना करना जो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, बाकी वेलफेयर के या अन्य काम ना करे या व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करे। इसकी भूमिका साथ ही नागरिकों के अतिक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित है। कि वही बात है कि बचाए भी कि आप मतलब मेरी स्वतंत्रता कोई व्यक्ति हरण न कर पाए, ये भी राज्य का काम होगा। आर्थिक उदारवाद के रूप में इस स्थिति को मुक्त बाजार तंत्र में गहरी आस्था और विश्वास के रूप में दर्शाया गया है। इसकी मान्यता है कि सरकार द्वारा व्यक्ति को खुला छोड़ देने पर अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा काम करती है। हस्तक्षेप पूंजीवाद को समृद्धि की गारंटी देने व व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के रूप में देखा जाता है। उदारवाद का शास्त्रीय आधार औद्योगिक वर्ग के हितों की रक्षा और जमींदारों के हितों पर आघात करना। तो उदारवाद का जो शास्त्रीय आधार क्या है कि औद्योगिक वर्ग जो इंडस्ट्रियल क्लास है उसके हितों की रक्षा की जाए और जो जमींदार हैं उनके हितों पर आघात किया जाए। क्यों? क्योंकि जमींदारों ने ही बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको अपने जाल में फंसा के रखा है। जब इनके हित पर आघात होगा तभी तो वर्कर्स फैक्ट्रियों में आएंगे। शास्त्रीय उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों में विश्वास करता है। पहला, व्यक्ति की इच्छा की स्वायत्तता, यानी व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपनी इच्छा पर पूरी तरह से व्यक्ति का नियंत्रण होता है। जैसमिल भी ऐसा बोलता है। व्यक्ति की विवेकशीलता व अच्छाई में विश्वास कि एक व्यक्ति अच्छा प्राणी होता है, वो कॉपरेशन करना चाहता है, म्यूचुअल असिस्टेंस करना चाहता है, आपसी सहयोग करना चाहता है। प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास जो अदेय है, नेचुरल राइट्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका मानते हैं कि इनएलिनेबल है, यानी इन्हें कोई छीन भी नहीं सकता। व्यक्तिवाद का निरपेक्ष मूल्य, तो ये व्यक्तिवाद को एक एब्सोल्यूट आइडिया की तरह देखते हैं। सभी व्यक्तियों में आध्यात्मिक समानता होती है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का एकमात्र प्रयोजन है। तो नेचुरल राइट्स को मेंटेन करना या उसकी रक्षा करना राज्य का एकमात्र प्रयोजन है। आपसी सहमति से राज्य का सृजन, व्यक्ति व राज्य में समझौतावादी संबंध होता है। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। और जॉन लॉक तो ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मान रही है या जो मैंडेट आपने दिया है उसके विपरीत जाकर काम कर रही है तो आप रिवोल्ट भी कर सकते हैं। फिर सरकार के नकारात्मक कार्य, मतलब केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाए। अनुवादी समाज, तो समाज एक अनुवादी समाज होगा, यानी हर व्यक्ति अपने आप से मतलब रखेगा, किसी दूसरे से किसी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होगा। अपनी योग्यता से वो कुछ भी हासिल कर सकता है और उसका दायित्व तो नहीं होगा कि वो समाज को वापस कुछ करे। राज्य प्रहरी राज्य या न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। ये वही नाइट वॉचमैन स्टेट और मिनिमल स्टेट की वकालत करते हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे स्टेट। जैसे फेयर स्टेट में विश्वास करते हैं कि इकोनॉमी में भी राज्य को जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको खुला छोड़ देना चाहिए और जो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई है उसको लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द मार्केट। समाज व राज्य एक साधन है, व्यक्ति साध्य है। तो अल्टीमेटली जो एंड गोल है या व्यक्ति का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। समाज तो या राज्य केवल एक टूल की तरह यूज होता है। कम से कम शासन वाली सरकार सबसे अच्छी है। तो गवर्नमेंट विच रूल्स द लिस्ट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये थॉमस पेन बोलता है। तो सामाजिक डामजम का समर्थन की जो समाज है, जो व्यक्ति सर्वाइव फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव करेंगे समाज में। जैविक व्यक्तिवाद यानी ऑर्गेनिक इंडिविजुअलिज्म का ये समर्थन करते हैं। फिर नकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ही लेता है, जिसके कारण सामाजिक हितों में कोई अंतर विरोध नहीं रहता। शास्त्रीय अथवा नकारात्मक उदारवाद में संपत्ति के अधिकार को प्रमुख प्राकृतिक अधिकार माना गया। नेचुरल राइट में सबसे जो महत्वपूर्ण राइट है वो है क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें राज्य व सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शास्त्रीय उदारवाद समानता की बजाय स्वतंत्रता पर बल देता है, तो ये इक्वलिटी की बजाय लिबर्टी पर ज्यादा बल देते हैं। तथा स्वतंत्रता, समानता, न्याय व अधिकारों के औपचारिक रूप का समर्थन करते हैं। तो फॉर्मल इक्वलिटी, फॉर्मल जस्टिस, फॉर्मल लिबर्टी की बात कर, तात्विक नहीं, सब्सटेंटिव नहीं कि अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो वो भी राज्य दे, ऐसा ये नहीं कहते हैं। आप कहते हैं आप अवसर समान दे दीजिए, जिसके पास योग्यता होगी वो अपना रोटी, अपना मकान, अपना कपड़ा स्वयं कमा लेगा। संत समानता आदि में राजनीतिक व वैधानिक रूपों का समर्थन करते हैं, लेकिन आर्थिक व सामाजिक का नहीं। तो ये आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता या सामाजिक जस्टिस की बात नहीं करते हैं। सामाजिक समझौता करने वाले व्यक्ति विवेकी होते हैं, रैशनल होते हैं, एकांकी होते हैं, अपने स्वयं के हित को साधने के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि लोग अपने हित को और ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते थे। उदारवादी राज्य का एक न्यूनतम राज्य है। उदारवादी राज्य एक न्यूनतम राज्य मिनिमल स्टेट है। यह मूलतः कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आया।
उदारवाद स्वतंत्रता व समानता को सिर्फ नागरिक व राजनीतिक अधिकारों तक सीमित कर देना चाहता है। स्वतंत्रता और समानता को केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित रख देना चाहता है। उदारवाद में आर्थिक समानता से तात्पर्य आर्थिक स्वतंत्रता का समान अधिकार से है, न कि आर्थिक संसाधनों में समान हिस्सेदारी। तो इसमें आपको समान हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। आप अपनी योग्यता से कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राज्य आपको कोई मदद नहीं करेगा या आर्थिक संसाधन पर आपको समान हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, जैसा कि समाजवादी बोलते हैं। शासी उदारवाद तो कई सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स। तो लॉ क्या कहता है कि मनुष्य को राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये नेचुरल राइट्स के रूप में मिले हुए हैं। इनकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकृति प्रदत्त राइट्स है। उपयोगितावाद यूटिलिटेरियन इसकी प्रवृत्ति है। यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंश्योर हो तभी किसी एक्ट या किसी भी पॉलिसी की वैल्यू है। आर्थिक उदारवाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं, लेसा फेयर स्टेट की बात करते हैं ये कि लेट द मार्केट फोर्स डिसाइड, लेट द डिमांड एंड सप्लाई सपोर्ट या लेट द डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल द मार्केट फोर्सेस। सामाजिक डार्विनिज्म यानी सोशल डार्विनिज्म की बात करते हैं कि जो व्यक्ति फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। प्राकृतिक अधिकार तो 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने इंग्लैंड में जॉन लॉक, अमेरिका में जेफरसन आदि उदार विचारधारा के विकास पर काफी प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक अधिकार अब समानतः मानवाधिकार कहलाता है। तो अब जो नेचुरल राइट्स है उसे हम लोग अब नया नाम मिल गया है ह्यूमन राइट। जेफरसन के शब्दों में प्राकृतिक अधिकार अतुलनीय इनएलिनेबल होते हैं क्योंकि मनुष्य इसके लिए मानव होने के कारण हकदार है, वह इससे दूर नहीं किए जा सकते हैं। तो क्योंकि एक मनुष्य है इसलिए उसे नेचुरल राइट दिए गए हैं, इसलिए उससे छीने नहीं जा सकते हैं ये राइट। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बनाए हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक की सरकार की भूमिका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के संरक्षण तक सीमित, और अगर इससे ज्यादा राज्य आगे बढ़ता है तो रिवोल्ट भी किया जा सकता है। तो लॉक को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार है यानी उनके पास नेचुरल राइट्स है और उनका उपयोग करने के लिए किसी बाहरी संस्था की आवश्यकता नहीं। समस्या केवल यह है कि उनका प्रयोग करते समय व्यक्ति आपस में यह निर्धारित नहीं कर पाते कि अधिकारों का प्रयोग करने की सीमा क्या है। लोग ये डिसाइड कर पाते कि मेरी नाक कहाँ तक है और आपकी नाक कहाँ से स्टार्ट होती है। इसी कारण समाज में क्या होती है, टकराहट होती है। आप लठ तो भाज रहे हैं लेकिन आप भीड़ में बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता आपकी नहीं है। आपको क्षमता है आपको लठ भाजने की, लेकिन आप कहाँ भाज सकते हैं, खुले जगह में। इस टकराहट को समाप्त करने के लिए बाह्य संस्था की आवश्यकता होती है जो ला बना सके, जो ला को एग्जीक्यूट कर सके और ला को एजुकेट कर सके यानी निर्णय भी दे सके। जिसे व्यक्ति यह अधिकार देते हैं उन पर शासन कर सकें यानी व्यक्ति सरकार को यह अधिकार देते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं। वह संस्था क्या है, राज्य है। अर्थात स्वयं पर शासन करने का अधिकार व्यक्ति राज्य को देता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग सही प्रकार से कर सके। इस प्रकार राज्य एक सीमित उद्देश्य के लिए बनाया गया। ऐसा राज्य उदारवादी राज्य होता है। उदारवादी राज्य वह है जो कृत्रिम होता है यानी आर्टिफिशियल होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता या ये काइंड ऑफ नेचुरल नहीं होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। मतलब इस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण है किसका, जनता का, और ये उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है कि ये निरंकुशता से काम कर सकता है। जेफरसन ने स्वीकार नहीं किया कि संपत्ति एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त अधिकार थी, बल्कि यह तो मानव की सुविधा के लिए विकसित हुई है। तो जेफरसन ऐसा नहीं मानता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है ये नेचुरल राइट। इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में जेफरसन ने अतुलनीय अधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता व खुशी की खोज, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को शामिल किया है, प्रॉपर्टी को शामिल नहीं किया। हालांकि लॉक से ये प्रभावित है लेकिन प्रॉपर्टी को हटा देता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के लिए मौलिक हैं, ये फंडामेंटल है, इसलिए इन्हें छीना नहीं जा सकता है। थॉमस जेफरसन ने कहा है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट विच गवर्न्स द लीस्ट। अमेरिकन अराजकतावादी विचारक हेनरी डेविड थोरो के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती है। तो अराजकतावादी क्या कहते हैं कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो एक को बिल्कुल ही शासन नहीं करती, जबकि जो थॉमस जेफरसन ये क्या कहते हैं कि वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो सबसे मतलब मिनिमम शासन करती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। प्राकृतिक अधिकार प्रारंभिक उदारवाद का एकमात्र आधार नहीं थे। नेचुरल राइट्स एकमात्र आधार नहीं थे जो उदारवाद
स्टार्ट हुआ है उसका। 19वीं सदी की शुरुआत में उपयोगितावादियों, विशेष रूप से जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल द्वारा इसे बढ़ाया गया। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बैसाखियों पर टिकी बकवास, नॉनसेंस अपॉन स्टेट कहा है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अधिकार से नेचुरल राइट्स हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, तो आप इसको इन्फोर्स कौन करवाएगा अगर कोई वायलेट कर दिया तो? बात समस्या ये होती है। तो ये बैसाखियों पर टिके हुए लोग मान रहे हैं तो है, नहीं तो नहीं। उपयोगितावादी विचारों का शास्त्रीय उदारवाद पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक नैतिक आदर्श प्रदान किया जो यह बताता है कि व्यक्ति कैसे और क्यों कार्य करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के सर्वोत्तम हितों को महसूस करने में सक्षम माना जाता है। यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को आधार मानकर बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। फिर आर्थिक उदारवाद, इकोनॉमिकर या इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो डेविड रिकार्डो है और एडम स्मिथ है ने शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत का विकास किया। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी, में व्यापक सरकारी प्रतिबंधों के विरोध में लिखा था। 19वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रमुख आर्थिक विचार वाणिज्यवाद के तहत आयात निर्यात को प्रतिबंधित करने के प्रयास ने सरकारों को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित किया। एडम स्मिथ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब सरकार बाजार को खुला छोड़ देती है तब अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा काम करती है। लेज़र-फेयर स्टेट की ये बात करते हैं, अर्थात आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द मार्केट फोर्सेस, या मतलब कुल मिला के अजीज सिद्धांत का विचार इन्होंने दिया। इसने एडम स्मिथ ने कि राज्य अधिक रूप से काम करे, बहुत ज्यादा फ्रंट में ना आए, बहुत ज्यादा इंटरफियर ना करे। रिकार्डो के अनुसार एकाधिकार पूर्ण प्रतिबंधों से मुक्त स्वतंत्र बाजार सबके हितों को समान रूप से पूरा करता है। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो जो बाजार होगा बिना मोनोपोली का, वो बाजार सबके हितों को समान रूप से पूरा करेगा। समस्त मानव मूल व्यक्ति की संतुष्टि व सहानुभूति में ही निहित है। सामाजिक डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म, तो व्यक्ति जो चाहते हैं बनाते हैं और जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। तो व्यक्ति जो चाहते हैं बनाते हैं और तो व्यक्ति जो चाहते हैं वो बनते हैं और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। क्षमता और काम करने की इच्छा वाले लोग समृद्ध होंगे, जबकि असक्षम व आलसी लोग असमृद्ध होंगे। तो जो डेड इमर्स रहेंगे वो असफल हो जाएंगे या नॉन प्रॉस्परस होंगे, लेकिन जो जिनके पास क्षमता होगी, काम करने की इच्छा होगी, वो समृद्ध होंगे, प्रॉस्परस होंगे। जो जिन्हें तो मेहनत करेगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, वही बात है। सैमुअल इस्माइल ने अपनी पुस्तक सेल्फ हेल्प, जो कि 1859 में आती है, में कहा कि जो लोग स्वयं की मदद करते हैं उनकी मदद स्वर्ग भी करता है। तो वही बात है कि जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करता है। क्योंकि अर्थशास्त्री और राजनेता रिचर्ड कॉबडेन ने श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार की वकालत की, लेकिन तर्क दिया कि इसे कानून की बजाय स्वयं के प्रयासों और आत्मनिर्भरता के द्वारा हासिल किया जाना चाहिए। तो इसे स्वयं के प्रयासों और आत्मनिर्भरता के द्वारा हासिल किया जाना चाहिए। उन्हें सलाह दी थी कि वे संसद की ओर ना देखें, केवल अपनी ओर देखें। तो अपने ऊपर विश्वास करो और खुद से परिवर्तन लाने का प्रयास करो, संसद की ओर मत देखो, संसद कोई कानून बनाने वाली नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द मैन वर्सेस द स्टेट में व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता यानी इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस का विचार दिया। यानी आप स्वयं पर आप निर्भर होइए, किसी दूसरे पर निर्भर होने का कोई औचित्य है नहीं। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विनवाद का सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया, जिसका समर्थन स्पेंसर व लायस फारे ने किया था। समाज में भी जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी जो ख्वाब देखते रहेंगे वो प्रॉस्परस नहीं होंगे। स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बल दिया था। राज्य को सीमित दायित्व वाली कंपनी बोला, यानी ये जो राज्य है ये लिमिटेड स्टॉक होल्डिंग कंपनी है। इसके अनुसार धन, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति की असमानताएं स्वाभाविक व अपरिहार्य हैं। सरकार द्वारा उनमें हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। तो सामाजिक धन या सामाजिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति जो असमानताएं हैं वो स्वाभाविक हैं और वो रहेंगी। सरकार उस पर हस्तक्षेप ना करे, वेलफेयर वाला काम ना करे। स्पेंसर के अमेरिकी शिष्य विलियम सुमनेर ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि शराबी गटर में है तो उसे वहीं रहना चाहिए। डंकर्ड इन द गटर वेयर ही ऑट टू बी, अगर कोई शराबी गटर में है तो उसे वहीं रहने दो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसे बाहर निकालो। वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति फटे हाल है तो उसको वहीं रहने दो, वो तो अपनी जो चॉइसेस है उसके कारण गरीब हुआ है,
वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो ख्वाब देखना चाहता है बस केवल। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति स्वार्थी व विकृत प्रकृति का होता है। उसके पाप व अपराध के कारण राज्य आवश्यक है, परंतु सदा के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्योंकि मनुष्य की प्रकृति विकृत होती है, स्वार्थी होता है, इसलिए राज्य आवश्यक है कि ये कोई जुर्म ना कर दे अपने हितों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर व्यक्ति सुधर जाएगा, व्यक्ति के अंदर रीजन डेवलप हो जाएगा, तो फिर इसकी हमें आवश्यकता हमें समय हमेशा नहीं रहेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि राज्य हो सकता है खत्म भी हो जाए।